हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग को अपने चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इतिहास, यानी कि ये वीडियो मैराथन होने वाली है जिसमें कि हम लोग इतिहास की पूरी रिवीजन करेंगे। ठीक, तो ये बुक है रेलवे सामान्य अध्ययन, यानी कि स्पीडी जो बुक होता है उसमें जो शॉर्ट रिवीजन के लिए दिया हुआ है, काफ़ी बेस्ट मतलब सॉल्यूशन है। और कम टाइम में अगर सारी चीज़ें का रिवीजन करना है तो इससे अच्छा अब बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपने अपना सिलेबस ख़त्म कर दिया है तो आपके लिए बेस्ट है, या फिर आपके एग्ज़ाम नज़दीक है और जल्दी में सब चीज़ रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बेस्ट है और ये किताब भी बेस्ट है। ठीक, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत सभी का रिवीजन करने वाले हैं। एकदम क्रम वाइज रिवाइज करेंगे। तो चलिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिएगा, काफ़ी बढ़िया है। तो सारी चीज़ का रिवीजन हो जाएगा और टू द पॉइंट इसमें दिया रहता है, एक भी इधर उधर का नहीं। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वही चीज़ इसमें दिया रहता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है। इसीलिए हमको ये अच्छा लगा, मैं भी ऐसे ही अपना प्रिपरेशन करता हूँ। ठीक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। सबसे पहले इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोट्स को। इतिहास का पिता हेरोडोट्स को कहा जाता है। और हेरोडोट्स कहाँ के निवासी थे? तो ये यूनान के निवासी थे। हेरोडोट्स यूनान के निवासी थे। हेरोडोट्स यूनान के निवासी थे। और पहिया कृषि का आविष्कार, पहिया या कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में किया गया था। जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल था ना, उसमें पहिया और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल से किया गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ देता है तो इसको ध्यान रखिएगा। कृषि करना इंसान कब स्टार्ट किया था? तो नवपाषाण काल से। और आग का आविष्कार था होमोसेपियंस, यानी होमोसेपियंस मानव की प्रजाति को कहा जाता था होमोसेपियंस। ये मानव की वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। का उदय हुआ था पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार और होमोसेपियंस का उदय कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में। पशु पालना मानव कब से शुरू कर दिया था? तो मध्य पाषाण काल से। भीमबेटका है एक पुरातात्विक स्थल। भीमबेटका से ही ये पाषाण काल की जानकारी सब मिलती है, भीमबेटका की गुफाओं से। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। गुफा शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका में रायसेन जिला, सॉरी भीमबेटका है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है ये? तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश। रायसेन जिला मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे प्राचीन और प्रथम अभिलेख है। विश्व का सबसे प्राचीन और प्रथम अभिलेख है बोगाज कोई अभिलेख। एशिया माइनर में है। एशिया माइनर में है बोगाज कोई अभिलेख। और ये विश्व का सबसे प्राचीन और प्रथम अभिलेख है बोगाज कोई अभिलेख। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आग जलाना। सर्वप्रथम आग जलाना। और मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था तांबा धातु का। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था तांबा धातु का। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। और ये वाला क्वेश्चन ये एसआई, बिहार एसआई के एग्जाम में कौन सा 21 जनवरी 2026 का जो सेकंड शिफ्ट था, ये सवाल पूछा गया था। सबसे पहले पालतू बनाया गया था कुत्ता को। सबसे पहले कुत्ता को। और सिंधु सभ्यता का काल था। अब सिंधु सभ्यता स्टार्ट होता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। और ये जो ईसा पूर्व होता है उल्टा चलता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक था। और सिंधु घाटी सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक, आदि का मतलब उसका तो साक्ष्य मिला है, जो कि लिखा गया है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक, लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। और सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। और सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। जैसे कि मैंने बताया, भाव चित्रात्मक। ये चित्र के माध्यम से अपना ये
भाव प्रकट करते थे या फिर बताते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों की व्यवसाय थी कृषि। सिंधु सभ्यता के लोग को व्यवसाय क्या थी? तो कृषि थी। सिंधु सभ्यता के लोगों की व्यवसाय कृषि थी और सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं था। और सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं था और मानव ने सबसे पहले जौ का खेती प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले जौ, उसके बाद गेहूं और फिर उसके बाद चावल। कपास की खेती प्रारंभ की सिंधु वासियों ने। कपास की खेती सिंधु वासियों ने ही प्रारंभ की दी थी, कर दी थी कपास की खेती। सिंधु सभ्यता के पूर्वी और पश्चिमी पूरा स्थल। सिंधु सभ्यता के पूर्वी और पश्चिमी, जैसे कि सिंधु सभ्यता की पूर्वी छोर पर और पश्चिमी छोर पर कौन सा नगर था? तो पूरब में था आलमगीरपुर, जो कि अभी वर्तमान में मेरठ उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर पूरब में, मेरठ उत्तर प्रदेश। और पश्चिम में सुत कांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में है वर्तमान में। सुत कांगेडोर ध्यान रखिएगा, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुत कांगेडोर बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल। और उत्तरी एवं दक्षिणी, तो उत्तर में है मांडा। उत्तर में मांडा, अखनूर जम्मू कश्मीर में, अखनूर जम्मू कश्मीर में। और दक्षिण में है दाइमाबाद, अहमदनगर महाराष्ट्र। दक्षिण में है, दक्षिण यहाँ पर दाइमाबाद, अहमदनगर महाराष्ट्र। आलमगीरपुर स्थित है हिंडा नदी पर। आलमगीरपुर, जो कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी बिंदु है। आलमगीरपुर ये हिंडा नदी के किनारे स्थित है। और मांडा स्थित है चिनाब नदी के किनारे। मांडा चिनाब नदी के किनारे, मांडा चिनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ध्यान रखिएगा, नगरीय सभ्यता। और सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। लोथल कहाँ स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल राखीगढ़ी में। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कहाँ पर है? तो राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी, हिसार, हरियाणा के घग्गर नदी के तट पर। हिसार, जो कि हरियाणा में है, घग्गर नदी के तट पर। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन ने 1826 में, 1826 में चार्ल्स मैसन ने 1826 में। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोन मोन्टोग मोन्टो मोन्टोगमोरी जिला में रावी नदी के तट पर। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोन्टोगमरी जिला में रावी नदी के तट पर। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। और हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन थी। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले कौन दिया था? तो चार्ल्स मैसन। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी और हड़प्पाई समाज थी मात्र शतात्मक, मात्र शतात्मक थी। हड़प्पाई समाज मात्र शतात्मक थी। और स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा निवासी का रुचि शतरंज खेल से। हड़प्पा वासी का रुचि था शतरंज खेल से। हड़प्पा वासी का रुचि था शतरंज खेल से। धौलावीरा स्थित है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है, ध्यान रखिएगा। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। R37 कब्रिस्तान मिला है। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से, यानी कि हड़प्पा के लोग लोहा से अपरिचित थे। लोहा से अपरिचित थे। ये सवाल बनता है कि हड़प्पा के लोग किस धातु का प्रयोग करना नहीं जानते थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग है लाल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे
सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। मिस्र के राजा कहलाते थे फराव, फराव। मिस्र के राजा कहलाते थे फराव, फराव। चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल एवं रंगपुर से। चावल का साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से। जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से। जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। जोते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। चावल का साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से, ये ध्यान रखिएगा। चावल का साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिला है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया, काले रंग की चूड़िया। अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं लोथल कालीबंगा से, लोथल कालीबंगा से। अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं लोथल कालीबंगा से। घोड़े के हड्डी के अवशेष सूरकोटदा से। घोड़े की हड्डी के अवशेष सूरकोटदा से। घोड़े की हड्डी सूरकोटदा। और सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो, इसकी खोज 1922 में किया गया था। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किए थे। यहाँ पर प्राप्त अन्नागार है, अन्नागार बहुत बड़ा विशाल अन्नागार है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछेगा तो बताना है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। नर्तकी की कहाँ से मूर्ति मिली? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कहाँ से मूर्ति मिली? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कहाँ से मूर्ति मिली? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में सिंधु नदी के तट पर। लड़काना जिला में सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहत स्नानागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहत स्नानागार है। बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है। मेसोपोटामिया, जिसका आधुनिक नाम इराक है, मेसोपोटामिया जिसका आधुनिक नाम इराक है, का भूमि का अर्थ है, सॉरी, का अर्थ है, मेसोपोटामिया का अर्थ पूछ रहा है। तो ये दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल। अब वैदिक सभ्यता शुरू हो गया। तो इसका काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। और वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक आर्यों को माना जाता है। वैदिक सभ्यता या का निर्माता या संस्थापक इसको माना जाता है तो आर्य को। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। आर्यों की जानकारी मिलती है कहाँ से? ऋग्वेद से। आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था अमाजु। ऋग वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो अमाजु, अमाजु। आर्य भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य कहाँ कब भारत आए थे? तो 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य 1500 ईसा पूर्व से पहले भारत आए थे। आर्य सबसे पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो पंजाब एवं पाकिस्तान में, पंजाब एवं पाकिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि, पशुपालन व कृषि। आर्यों की भाषा और पेय पदार्थ। आर्यों की भाषा संस्कृत और पेय पदार्थ सोमरस। आर्यों की भाषा संस्कृत और पेय पदार्थ सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और देवता इंद्र। प्रिय पशु घोड़ा और देवता इंद्र। प्रिय पशु घोड़ा और देवता इंद्र। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। आर्यों का समाज पितृ प्रधान। और सिंधु सभ्यता के समाज कैसा था? तो मातृ प्रधान। और आर्यों की समाज है पितृ प्रधान। वेदों व वेदांगों की संख्या। तो वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या है 6। वेदों की संख्या 4 और वेदांगों की संख्या 6। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, जिसके टोटल 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसकी 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऋग्वेद के संकलनकर्ता किसे कहा जाता है? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत्रु। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहा जाता था, होत्रु। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु।
ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख 1 से 3 बार। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख 1 से 3 बार। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख 1 से 3 बार। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र, पुरंदर। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र जिसे पुरंदर कहा जाता था, पुरंदर। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था। और यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार और सर्वाधिक बार सिंधु नदी का। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। तो गंगा का सिर्फ 1 बार, यमुना का 3 बार और सबसे पवित्र वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती और सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल, ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को। 10 राज युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल से। 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल से। 10 राज युद्ध लड़ा गया था पुरुषनी रावी नदी के तट सुदास एवं 10 जनों के बीच। 10 राजा का युद्ध लड़ा गया था पुरुषनी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच। 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती है खील। 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती है खील। सोम देवता को समर्पित है 9वां मंडल। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल 10वां मंडल है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य या ना मारे जाने योग्य माना गया है? वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य या ना मारे जाने योग्य माना गया है? तो गाय को। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, वही अथर्ववेद की बात करें वो क्या होता है, ये उत्तर वैदिक काल की बात करें तो सामवेद से, यजुर्वेद से और अथर्ववेद से। उत्तर वैदिक काल की जानकारी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से मिलती है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति हैं। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख प्रजापति हैं। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था। तो कौन कौन सा वर्ण था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो पूजा पाठ कराते थे, क्षत्रिय जो युद्ध लड़ते थे, वैश्य जो व्यवसाय करते थे और शूद्र जो काम करते थे। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित है अथर्ववेद में। यज्ञ कहेगा तो यजुर्वेद और तंत्र मंत्र अथर्ववेद। और भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, सामवेद संगीत से जुड़ा है। सामवेद यजुर्वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋषि। तो सामवेद को मंत्र का उच्चारण करने वाला उद्गाता और यजुर्वेद का मंत्र को उच्चारण करने वाला अर्धायु कहा जाता था। अर्धायु, उद्गाता सामवेद, अर्धायु यजुर्वेद। यतैर्य ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। ऋग्वेद से।
पंचवीस ब्राह्मण संबंधित थे सामवेद से, पंचवीस ब्राह्मण संबंधित थे सामवेद से। गोपत ब्राह्मण संबंधित थे अथर्ववेद से, गोपत ब्राह्मण संबंधित थे अथर्ववेद से, गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद। पुराणों की कुल संख्या 18 का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी। पुराणों जिसकी कुल संख्या 18 थी और इसका अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल-बरूनी, अल-बरूनी, अल-बरूनी। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा, उग्रश्रवा पुराणों के संकलन करता। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से, मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण। सतवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से, सतवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण, सतवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण। और गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण, गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण, गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से। उपनिषद विषय है दर्शन का, उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का, विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन शाक्य दर्शन, दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन शाक्य दर्शन, दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन शाक्य दर्शन। न्याय या शाक्य दर्शन के प्रवर्तक गौतम या कपिल, सॉरी, न्याय का हो जाएंगे प्रवर्तक गौतम और सांख्य के कपिल। ध्यान रखिएगा, न्याय के गौतम और सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम और सांख्य के कपिल। वही जब योग के प्रवर्तक पूछेगा तो पतंजलि और मीमांसा के जैमिनी, योग के पतंजलि, मीमांसा के जैमिनी, मीमांसा के जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से, ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या 108, प्रमाणिक 13, उपनिषदों की संख्या 108 और प्रमाणिक 113, सॉरी सिर्फ 13। सत्यमेव जयते लिया गया है मांडूक्योपनिषद से, सत्यमेव जयते लिया गया है मांडूक्योपनिषद से। तमसो मा जयत्यात्रिगमय तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। तमसो मा जयत्रिगमय तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से, बृहदारण्यक उपनिषद से। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति, भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति, मनुस्मृति। और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति, मनुस्मृति। और प्राचीन हिंदू विधि का उल्लेख लेखक मनु, प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक मनु थे। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण, भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण, भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण। और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। और भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता, चीज भी ध्यान रखिएगा, महाभारत का अन्य नाम पूछेगा तो जय संहिता। और महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा नाम से किया था बदायूनी ने 16वीं सदी में। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजनामा नाम से किया था बदायूनी ने 16वीं सदी में, 16वीं सदी में, ध्यान रखिएगा, बदायूनी ने किया था। और रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने ही किया था, रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने ही किया था। और 4 वेदों का सम्मिलित रूप है संहिता, 4 वेदों का सम्मिलित रूप है संहिता, संहिता। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। अब बुद्ध का काल शुरू हो गया, तो बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। और बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है, ये प्रतीक पूछ लेता है तो इनके जन्म से और ज्ञान प्राप्ति से और इनके मृत्यु से सब प्रतीक को ध्यान रखिएगा। तो जिसमें इसमें सब दिया हुआ है तो वो चीज़ भी रिवाइज हो जाएगा। तो जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड, कमल एवं सांड है। और बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में 483 ईस्वी में। इनकी जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। कुशीनगर थी मल गणराज की राजधानी, कुशीनगर थी मल गणराज की राजधानी, मल गणराज की राजधानी कुशीनगर
हिमालय गणराज्य की राजधानी। बुद्ध का मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता सुशोधन शाक्य कुल के थे। बुद्ध के जो पिता थे सुशोधन, ये शाक्य कुल से संबंधित थे, शाक्य कुल। और बुद्ध की माता महामाया देवी ये कोलीय वंश से संबंधित थी। कोलीय वंश, महामाया देवी कोलीय वंश से संबंधित थी बुद्ध की माता। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ या तथागत। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? तो तथागत या सिद्धार्थ। और बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। और बुद्ध के प्रिय घोड़ा या सारथी कंचन या कंथक या चना। बुद्ध के प्रिय घोड़ा था कंथक और प्रिय सारथी चना। प्रिय घोड़ा कंथक और प्रिय सारथी चना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाया। बुद्ध की गृह त्याग की घटना क्या कहलाया? तो महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, इसको ध्यान रखिएगा। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण। और बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, जन्म का कमल एवं सांड। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ में। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था चामुंड राय 983 ईस्वी में। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था चामुंड राय 983 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी बिंदुसार था और अमित घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। अमित घात के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो बिंदुसार। डाइमेकस भारत आया था, ये बिंदुसार के समय। डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय और बिंदुसार अनुयायी था आजीवन संप्रदाय का। बिंदुसार ये आजीवन संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। और बिंदुसार का पुत्र उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अशोक। बिंदुसार का पुत्र उत्तराधिकारी अशोक हुआ। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 269 ईसा पूर्व में। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 269 ईसा पूर्व में। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। ऐसा माना जाता है कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उसके बाद उसने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा और उसने अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए और बौद्ध धर्म का धम्म स्वीकार कर लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था अशोक ने। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था अशोक ने। शिलालेख का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो अशोक ने। अशोक में शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत थी और शिलालेख में प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक थी, जिनमें सबसे सर्वाधिक थी ब्राह्मी लिपि। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि 4 थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, लेकिन ब्राह्मी सर्वाधिक प्रयुक्त थी और शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत था। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं इधर से और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, नॉर्मली हम लोग जैसे इधर से लिखते हैं। उसके बाद है अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम किया था। अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया था? तो टी पैंथलर ने 1750 में टी पैंथलर ने। अशोक का सबसे लंबा स्तंभलेख सातवां। अशोक का सबसे लंबा स्तंभलेख सातवां। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईसा में। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुमिनदेई। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुमिनदेई। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुमिनदेई। अशोक का नाम अशोक है मास्की आंध्र प्रदेश एवं गुजरात मध्य प्रदेश अभिलेख में। अशोक का नाम अशोक मास्की अभिलेख आंध्र प्रदेश में और गुजरात अभिलेख मध्य प्रदेश में है, उसमें उल्लेख है। अभिलेख में अशोक को कहा गया है देवनाम प्रिय। अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है? तो देवनाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भावरू शिलालेख राजस्थान में। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस अभिलेख में बताया? तो भावरू शिलालेख, जहाँ जो कि राजस्थान में है। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। और सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप अशोक। बहुत स्तूप है अशोक कलिंग मध्य प्रदेश में। बहुत स्तूप अशोक के कालीन यानी कि अशोक के काल में बनवाया गया था, ये मध्य प्रदेश में। बहुत की खोज किसने की थी? तो 1873 में कलिंगम ने 1873 में। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था और अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? उपगुप्त से। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ली थी। अशोक की मृत्यु हुई थी 332 ईसा पूर्व में। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 232 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश की स्थापना कौन करता है? तो पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था 2। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था 2। मनुस्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। मनुस्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। महाभास के रचयिता पतंजलि। महाभास के रचयिता पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि। महाभास के रचयिता पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। तक्षशिला का यवन राजदूत
हेलियोडोरस भारत आया शुंग के 9वें राजा भागवत के समय। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था शुंग के 9वें राजा भागवत के समय शुंग के 9वें राजा भागवत के समय। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। सतवाहन या आंध्र वंश का संस्थापक सिमुक। सतवाहन या आंध्र वंश का संस्थापक सिमुक। सतवाहन या आंध्र वंश का संस्थापक सिमुक। सतवाहन वंश राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र का महानतम शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी। सतवाहन वंश जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी अभी महाराष्ट्र में का महानतम शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी। सतवाहन वंश के महानतम शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी और सतवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा। सीसा का सिक्का चलवाया था सतवाहनों ने। सीसा का सिक्का सतवाहनों ने चलवाया था। सीसा का सिक्का सतवाहनों ने चलवाया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत सतवाहनों ने की। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत सतवाहनों ने की। सतवाहनों की भाषा लिपि थी। सतवाहनों की भाषा प्रकृत और लिपि ब्राह्मी। सतवाहनों की भाषा लिपि और भाषा प्रकृत और लिपि ब्राह्मी थी। ध्यान रखिएगा, सतवाहनों की भाषा क्या थी? प्रकृत और लिपि ब्राह्मी। कलिंग ओडिशा के चेदी राजवंश के संस्थापक था महामेघवाहन। कलिंग जो कि ओडिशा में पड़ता है के चेदी राजवंश का संस्थापक, चेदी राजवंश के संस्थापक था महामेघवाहन। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक खारवेल। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था कलिंग नरेश खारवेल ने। उदयगिरी पहाड़ी में हाथी गुम्फा अभिलेख स्थित है। यहाँ पर उदयगिरी की पहाड़ी में भुवनेश्वर उड़ीसा में हाथी गुम्फा अभिलेख, ध्यान रखिएगा, ये उदयगिरी की पहाड़ी में भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंदू या यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी सबसे पहले हिंदू यूनानी, उसके बाद शक आक्रमण करते हैं, उसके बाद पल्लव और उसके बाद कुषाण। हिंदी यूनानियों की राजधानी थी साकल। हिंदी यूनानियों की राजधानी कहाँ थी? तो साकल। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानियों यानी कि इंडो ग्रीक शासकों ने किए। तो भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी कौन किया था? तो हिंद यूनानियों ने। इसको ध्यान रखना, हिंद यूनानियों ने सोने का सिक्का जारी करवाया था। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सैनिक शासन व्यवहार में लाया ग्रीकों ने। सैनिक शासन को व्यवहार में कौन लाया था? तो ग्रीकों ने। भारत आने वाला प्रथम यवन डेमेट्रियस। प्रमुख हिंद यूनानी शासक था मिनांडर। मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर मिलिंद ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागसेन यानी कि नागार्जुन से। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना नागसेन ने। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना कौन किया था? तो नागसेन किया था। यूनानियों के बाद भारत आया शक। और शकों का सबसे प्रतापी राजा शासक रुद्रदामन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार रुद्रदामन ने करवाया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो कि रुद्रदामन द्वारा जारी किया जाता है। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन था? तो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, इसको रुद्रदामन द्वारा जारी करवाया जाता है। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्यों से। पहलव पार्थियन की राजधानी थी तक्षशिला। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुर कटफिसस। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर। कहाँ था? तो पुरुषपुर। कनिष्क या कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर और इनकी दूसरी राजधानी मथुरा। कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का। तो महायान संप्रदाय किससे संबंधित था? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। महायान और हीनायन दो संप्रदाय में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था, तो वही महायान संप्रदाय से कनिष्क जुड़े थे। कनिष्क के दरबारी में थे नागार्जुन, अशोघोष, वसुमित्र, चरक संहिता का जनक चरक को माना जाता है। आयुर्वेद का जनक चरक को माना जाता है। भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। नागार्जुन को कहा जाता है। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन थे। सिल्क मार्ग को आरंभ करवाया था कनिष्क ने। शक संवत चलवाया था कनिष्क ने 78 ईस्वी में। और राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत। होता है। और विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुआ था कुषाण काल में। गंधार शैली फली फूली कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्का कहलाता है आहत सिक्के। आहत सिक्का कहा जाता है। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। था। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत चलाया चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित समुद्रगुप्त का चित्रण किया गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विसेंट आर्थर स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विसेंट आर्थर स्मिथ ने। चंद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति लेख रचना हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति लेख जिसकी रचना हरिसेन ने करवाया था। जानकारी मिलती है तो समुद्रगुप्त के संबंध में, तो प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी समुद्रगुप्त के संबंध में मिलती है और इसकी रचना हरिसेन ने करवाया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता था, ने दूसरी राजधानी बनाया उज्जैन को। पहली पाटलिपुत्र थी, लेकिन दूसरी राजधानी उज्जैन को बनवाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, बराहमिहिर, सुश्रुत, क्षणपक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन रहते थे? तो आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, बराहमिहिर, सुश्रुत और क्षणपक, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। बराहमिहिर एक खगोलविद था और आर्यभट्ट गणितज्ञ। दशमलव प्रणाली का
विकास आर्यभट्ट ने, दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने किया। मेघदूत, मेघदूत कुमार संभव रचना है कालिदास की। मेघदूत कुमार संभव रचना है कालिदास की। शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत, शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी गुप्त काल में, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुआ था गुप्त काल में, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में। चांदी का सिक्के को सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत कुमारगुप्त ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने, गौरी के सेनापति था बख्तियार खिलजी, गौरी के सेनापति। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। हुनों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय, हुनों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय, स्कंदगुप्त के समय। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने किया, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने किया। हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने, हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने, गुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत, गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत, गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का 1/6, गुप्त काल में भूमि राजस्व दर क्या था? तो उपज का 1/6, उपज का 1/6। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता था? तो गुप्त काल को। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में, मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में, मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक, गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक, गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार। पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति, पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति। और इसका वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन का पुत्र जयवर्धन व हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन का पुत्र कौन था? तो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इसका अन्य नाम शिलादित्य, शिलादित्य। हर्षवर्धन अन्य नाम शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया कनौज, अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया कनौज। भूमि देने की सीमांत प्रथा का प्रारंभ हर्षवर्धन ने, भूमि देने की सीमांत सामंती प्रथा का प्रारंभ हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हेनसंग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 600 से 647 ईस्वी में। चीनी यात्री हेनसंग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी में। हेनसंग द्वारा लिखित पुस्तक सी यू की यात्रियों में, हेनसंग द्वारा लिखित पुस्तक सी यू की, इसमें भारत का इतिहास का वर्णन है। हेनसंग द्वारा लिखित पुस्तक सी यू की। और यात्रियों के राजकुमार नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था? हेनसंग को। यात्रियों का राजकुमार नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था? तो हेनसंग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था वानभट्ट, हर्षवर्धन का दरबारी कवि वानभट्ट था, वानभट्ट। हर्षचरित एवं कादंबरी के रचयिता वानभट्ट, हर्षचरित एवं कादंबरी के रचयिता वानभट्ट। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था प्रयाग में। हर्षचरित एवं कादंबरी के रचयिता वानभट्ट और हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर था 1/6, हर्षवर्धन काल में भू राजस्व दर था 1/6। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक कालिकल, करिकाल। संगम युग का महान शासक करिकाल। संगम का अर्थ है कवियों की गोष्ठी या सभा। संगम का अर्थ क्या है? तो कवियों की गोष्ठी या फिर सभा। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ मदुरई में, प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ मदुरई में, प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अलवई में, द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अलवई में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि, प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि, प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि और तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नकीरर। प्रथम संगम का अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि और द्वितीय का भी अगस्त्य ऋषि, लेकिन तृतीय का नकीरर। तीनों संगमों का आयोजन किया गया था और इन तीनों संगमों का आयोजन किया गया था पांड्य राजाओं के संरक्षण में, पांड्य राजाओं के संरक्षण में, पांड्य राजाओं के संरक्षण में। संगम साहित्य से किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? चोल, चेर और पांड्य। संगम साहित्य से चोल, चेर और पांड्य प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है संगम साहित्य। चोल राजा का प्रमुख शासक कारिकल है, चोल राजा का प्रमुख शासक करिकाल, प्रमुख शासक करिकाल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर नागर शैली का निर्माण करवाया था अनंत वर्मन चोड़गंग ने। पुरी के जगन्नाथ मंदिर नागर शैली का, जो नागर शैली में बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, नागर शैली और द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत में मंदिर बनाए जाते थे, दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर बनाए गए हैं वो द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। वहीं उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत की सारी मंदिर नागर शैली में बनाए जाते हैं। और मध्य भारत की बात करें तो ये दोनों को मिलाकर, यानी कि जब नागर और द्रविड़ शैली को मिलाकर यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया जाता है तो उसको कहा जाता है बेसर शैली। ठीक, तो दक्षिण भारत में द्रविड़, दक्षिण द्रविड़, लेकिन उत्तर भारत में नागर शैली से मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। वही मध्य भारत की बात करें तो क्या बेसर शैली। ठीक, आप लोग को समझ में आ गया होगा। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया सोमवंशी राजा अयाति केसरी ने। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था सोमवंशी राजा अयाति केसरी ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा को बनवाया नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने 13वीं सदी में। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, इसको बनवाया था नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने 13वीं सदी में। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में, तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में है। अंकोरावाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में है, अंकोरावाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में है। नटराज मंदिर चेन्नई में है, नटराज मंदिर चेन्नई में। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में, नटराज मंदिर चेन्नई में। और मीनाक्षी मंदिर मदुरई में, मौसी मीनाक्षी मस मदुरई, मस मीनाक्षी और मस मदुरई। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई थी। और पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु, पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु, पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु थे। पल्लव की राजधानी कांची तमिलनाडु, पल्लव की राजधानी कहाँ थी? तो कांची तमिलनाडु, पल्लव की राजधानी कांची तमिलनाडु। महाबलीपुरम के रथ मंदिर सप्त पैगोडा का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। काशी के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने।
कांची का कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के नट्ट तट मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। वल्लभ वंश का अंतिम शासक अपराजित। वल्लभ वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित था, अपराजित है। चालुक्यों की तीन शाखाएं थी कल्याणी। चालुक्यों की तीन शाखाएं थी कल्याणी। चालुक्यों की तीन शाखाएं थी कल्याणी। कल्याणी, चालुक्य, बतापी। कल्याणी चालुक्य की तीन शाखाएं कौन कौन थी? तो कल्याणी चालुक्य, बतापी चालुक्य और वेंगी चालुक्य। कल्याणी चालुक्य, बतापी चालुक्य और वेंगी चालुक्य। बतापी के चालुक्य का संस्थापक जयसिंह। बतापी के चालुक्य का संस्थापक था जयसिंह। बतापी या बादामी के चालुक्य की राजधानी तो बतापी हो गया। महान शासक पुलकेशिन द्वितीय। बतापी के चालुक्य महान शासक पुलकेशिन द्वितीय और इसकी राजधानी बतापी। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से, जो कि कर्नाटक में है। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से, जो कि कर्नाटक में है। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। बतापी या बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय। बतापी या बादामी के चालुक्य वंश का शासक था अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय। वेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन। वेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन की राजधानी वेंगी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। विष्णुवर्धन की राजधानी वेंगी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। विष्णुवर्धन की राजधानी वेंगी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का अन्य नाम हलेबीड कर्नाटक। हलेबीड कर्नाटक। होयसल वंश का अंतिम शासक बल। होयसल वंश का अंतिम शासक बल। होयसल वंश का अंतिम शासक बल। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट। एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने। एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। बौद्ध हिंदू जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं एलोरा में। बौद्ध हिंदू एवं जैन तीनों से संबंधित गुफा पूछेगा तो कौन हो जाएगा? एलोरा। और सर्वाधिक इसमें हिंदू गुफाएं, सर्वाधिक इसमें हिंदू गुफाएं। एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का निर्माण करवाया। एलोरा का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली से बनाया गया है। इसका निर्माण कौन करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा एलिफेंटा। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा एलिफेंटा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की तैलप द्वितीय ने। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की तैलप द्वितीय ने। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया मानेखेट को। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया मानेखेट को। चालुक्य के कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य 6। कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य 6। विज्ञानेश्वर थे विक्रमादित्य 6 के दरबार में। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की थी? तो विज्ञानेश्वर ने। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की थी? तो विज्ञानेश्वर ने। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। विजयालय की राजधानी तंजावुर या तंजावुर। विजयालय की राजधानी तंजावुर या तंजावुर। चोल वंश का प्रमुख शासक राज प्रथम। तंजौर के बृहदेश्वर राजा राजेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था राजा राज प्रथम ने। तंजौर के बृहदेश्वर या फिर राजेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था राजा राज प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की राजा राज प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय किसने प्राप्त की? तो राजा राज प्रथम ने। चोल काल में भूमि कर था उपज का 1/3। चोल काल में भूमि कर का उपज कितना था? भूमि कर था उपज का 1/3। चोल काल में विष्णु के उपासक को अलवार कहा जाता था। चोल काल में विष्णु के उपासक को अलवार और चोल काल में शिव के उपासक को नयनार। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार। नटराज की 5 मूर्तियां हैं चोल काल की। चोल काल की। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। गंगैकोट चोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। पाल वंश का प्रतापी शासक था धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना धर्मपाल ने 1770 से 810 ईस्वी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है, इसकी स्थापना कौन कराया था? तो धर्मपाल ने 1770 से 810 ईस्वी के बीच करवाया था। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल। सेन वंश का स्थापना सामंत सेन। सेन वंश की स्थापना कौन किया था? तो सामंत सेन। और सेन की राजधानी नदिया लखनौती। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो नदिया लखनौती। हिंद में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाने वाला प्रथम राजवंश सेन वंश। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाने वाले प्रथम राजवंश सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। और बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में विद्वान थे जयदेव। लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन आते थे? विद्वान थे तो जयदेव। और गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। लोहार वंश के संस्थापक संग्रामराज। हर्ष शासक था लोहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि था कल्हण। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कल्हण रचित राजतरंगिणी से। कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी से। लोहार वंश का अंतिम शासक जयसिंह। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमर नरेश। अनंग पाल ने 11वीं सदी में। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था जयचंद।
1194 ईस्वी में चंद्रवार के युद्ध में जयसन को मार डाला था मोहम्मद गौरी ने। 1194 में चंद्रवार के में जयसन को मार डाला था मोहम्मद गौरी ने। और चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। अजमेर नगर की स्थापना में अपनी राजधानी बनाया था चौहान वंश के अजय राज द्वितीय ने। अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी बनाया था चौहान वंश के अजय राज द्वितीय ने। अजय राज द्वितीय ने। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय। अन्य नाम पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चौहान का जो राजकवि थे उनका नाम था चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचना है चंद्रबरदाई का। पृथ्वीराज रासो की रचना है चंद्रबरदाई का। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज। परमार वंश के प्रमुख शासक राजा भोज। परमार वंश के प्रमुख शासक राजा भोज। कविराज उपाधि से विभूषित राजा भोज। कविराज उपाधि से विभूषित राजा भोज। चंदेल वंश के संस्थापक ननु 1831 ईस्वी। चंदेल वंश के संस्थापक ननु 1831 ईस्वी। चंदेल वंश के संस्थापक ननु 1831 ईस्वी। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी कलिंजा। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी कलिंजा। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी कलिंजा। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए राजा धंग। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए राजा धंग। धंग ने अपनी राजधानी बनवाया खजुराहो में। धंग ने अपनी राजधानी बनवाया खजुराहो में। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग ने। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलो या धंग ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलो या धंग ने। खजुराहो मंदिर बना है नागर शैली में। 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 नागर शैली में बना है इसका मतलब है कि यह उत्तर भारत का मंदिर है, जो कि खजुराहो मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। खजुराहो मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक था यशोवर्मन। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक था यशोवर्मन। यशोवर्मन। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। चंदेल वंश का आखिरी शासक था परमल। चंदेल वंश का आखिरी शासक था परमल। चंदेल वंश का आखिरी शासक था परमल। अल्लाह एवं उदल नामक दो बहादुर सेनानायक थे परमल, जिसे परमर्दी देव भी कहा जाता था के दरबार में। अल्लाह और उदल नामक दो बहादुर सेनानायक किसके दरबार में थे तो परमल, जिसे कि परमर्दी देव भी कहा जाता था। परमल के दरबार में अल्लाह और उदल नामक दो सेनापति रहते थे। सोलंकी वंश के संस्थापक मूल्यराज प्रथम। सोलंकी वंश के संस्थापक मूल्यराज प्रथम। और सोलंकी वंश की राजधानी थी अहिलवाड़। सोलंकी वंश की राजधानी थी अहिलवाड़। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए भीम। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए भीम। भीम प्रथम, जय सिंह सिद्धराज और भीम द्वितीय। तो सोलंकी वंश के चार प्रमुख शासक हुए भीम प्रथम, जय सिंह सिद्धराज और भीम द्वितीय। तीन ही है, तीन। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। भीम प्रथम के शासनकाल में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था भीम प्रथम के सामंत बीमल शाह ने। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था भीम प्रथम के सामंत बीमल शाह ने। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय। सोलंकी वंश का अंतिम शासक था भीम द्वितीय, जिसने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था। 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा प्रताप, राणा कुंभा और राणा संग्राम सिंह। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा प्रताप, राणा कुंभा और राणा संग्राम सिंह। मेवाड़ पर शासन था सिसोदिया वंश का। मेवाड़ पर शासन था सिसोदिया वंश का। सिसोदिया वंश का मेवाड़ पर किसका शासन था तो सिसोदिया वंश का। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया राणा कुंभा ने 1448 में। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया राणा कुंभा ने 1448 में। राणा कुंभा ने 1448 में। राणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में।